नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अंसा में। तो दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। और दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि दोस्तों जो पिछली वीडियो मैंने YouTube पे डाली थी, उस वीडियो के अंदर मैंने लास्ट में आपको यह बता दिया था कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो अब कौन से टॉपिक पे आने वाली है। पर फिर भी दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो उनके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आज का ये वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग किसी भी पैरामेडिकल डिप्लोमा को कर रहे हैं। तो उन डिप्लोमा को करते हुए उन लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ताकि आगे जाके उनको किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने में उनको प्रॉब्लम नहीं हो, उनको समस्या नहीं हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आज का ये वीडियो है किन किन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो वे लोग जो अब किसी डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, यानी कि जो लोग जो 23 और जो 24 का बैच अब जो आने वाला है काउंसलिंग के बाद में, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा दोस्तों जो 22-23 वाला जो बैच है, जो लोग रनिंग में अभी डिप्लोमा कोर्स जिनका चल रहा है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उनके अलावा दोस्तों वे लोग या वे स्टूडेंट जिनका अभी एग्जाम नहीं लगा है, उन लोगों के लिए भी ये डिप्लोमा कोर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो देखना भी उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वे गलतियां बताऊंगा जो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप उन गलतियों को करते हो तो फिर आगे जाकर जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब पाने की कोशिश करोगे इन डिप्लोमास को करने के बाद में, तो आप लोगों को वहां पे समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों समस्या का सामना करें इससे अच्छा यही है ना कि हम पहले से ही उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को देख ले, समझ ले, ताकि हम वो गलती करें ही ना और आगे जो भी प्रॉब्लम आए वो हमारे सामने आए ही ना। तो दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वॉच करना, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे या फिर अध बीच में से कहीं से देखोगे तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों एक भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच करना। एक बार अपने कमरे के अंदर या फिर अपने घर के अंदर किसी भी कोने के अंदर आप जाके बैठ जाओ, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे कि जो लोग डिप्लोमा अभी कर रहे हैं, यानी कि उनका डिप्लोमा रनिंग में है और उनकी अभी तक एग्जाम नहीं लगी है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों जो लोग अभी अभी जिन लोगों ने डिप्लोमा एडमिशन लिया है, डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर एडमिशन लिया है, जैसे कि बैच 2022 और 23। और फिर उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों जो लोग अब एडमिशन लेने वाले हैं, यानी कि जैसे कि 23 और 24 का बैच, उनके अभी एडमिशन फॉर्म चालू है, उसके बाद में काउंसलिंग होगी, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर उसके बाद में कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी, एडमिशन होगा, फिर क्लासेस चलेगी। तो दोस्तों देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो भी लोग इस मेडिकल सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर, तो सब लोगों का, इन सभी स्टूडेंट्स का एक ना एक गोल होगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन डिप्लोमा कोर्सों को करने के बाद में ये सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी हमारे राजस्थान के अंदर या फिर हमारे जो सेंट्रल लेवल के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकलती है जिनके अंदर हम लग सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं अगर हम इन डिप्लोमास को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग डिप्लोमा करने के बाद में किसी दूसरी कंट्री के अंदर, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे आपको बहुत ज्यादा बड़ा या मोटा पैसा आपको मिलता है वहां पे सैलरी के तौर पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो ये चाहते हैं कि मैं डिप्लोमा कोर्स करके फिर मैं बाहर किसी दूसरी कंट्री में मेडिकल से रिलेटेड जॉब करने जाऊंगा। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि हर स्टूडेंट का एक ना एक मोटो जरूर होता है, एक ना एक गोल जरूर होता है कि मुझे अब आगे क्या करना है, या फिर मुझे इस डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद में क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूं। तो देखो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपका गोल कौन सा है, आपका गोल क्या है, आप आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। पर मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी गलतियां जो माइनर मिस्टेक होती है, जो लोग क्या होता है कि थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, उन गलतियों को बताऊंगा। आपको वो गलतियां कभी भी नहीं करनी है, भूल के भी आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर आप लोग वो गलतियां करोगे तो आगे जाके आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जब जाओगे, जब कोई वैकेंसी निकलेगी, जब आप फॉर्म भरोगे, तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा समस्या होगी। फिर आप लोगों को वहां पे पछतावा होगा कि काश अगर उस टाइम पे मैं ये गलती नहीं करता, काश अगर उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर लेता, काश अगर उस टाइम पे मैंने अच्छी परसेंटेज बना ली होती तो आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। और दोस्तों इसके अलावा आपको तो पता ही होगा कि जो लोग जैसे ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उन जो डिप्लोमा से रिलेटेड जो वैकेंसीज निकलती है, जैसे बहुत सारे लोग डीएमएलटी करते हैं, तो डीएमएलटी की जो वैकेंसी निकलती है वो लैब टेक्नीशियन की निकलती है। बहुत सारे लोग डीआरटी करते हैं, उसके अंदर जो वैकेंसी निकलती है वो रेडियोग्राफर की निकलती है।
एक्सरे वगैरह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो करते हैं उनकी निकलती है, एमआरआई करने वालों की निकलती है, तो वो डीआरटी वाले स्टूडेंट होते हैं। उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा जैसे अगर किसी ने ब्लड बैंकिंग का अगर डिप्लोमा कर रखा है तो उसके अंदर जो ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड या फिर जो डोनेशन वाले जो डोनेशन के जो कैंप लगते हैं उनके अंदर डोनर से ब्लड कैसे लेना है, कैसे दूसरे को ट्रांसफ्यूज करना है, कैसे दूसरे को चढ़ाना है, वो वाला अगर किसी ने कोर्स कर रखा है तो उससे रिलेटेड भी भर्ती निकलती है। उसके अलावा दोस्तों इमरजेंसी ट्रॉमा केयर, अगर आपने इमरजेंसी ट्रॉमा केयर का अगर कोर्स कर रखा है तो उससे रिलेटेड भी भर्ती निकलती है। अगर आपने ओटी का कोर्स कर रखा है, ऑपरेशन थिएटर, तो ऑपरेशन थिएटर में भी गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, भर्ती निकलती है। इन भर्तियों में क्या होता है कि इन भर्तियों के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। दोस्तों अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये कोर्स कर रखे हैं तो उनको क्या करना होता है, उनको जब भर्ती निकलती है तब उनको केवल फॉर्म फिल करना होता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी कोई भी लिखित में रिटन एग्जाम नहीं होती है, उनको सिर्फ फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद में वो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में सीधा उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो शॉर्ट लिस्टेड करने का जो तरीका है वो तरीका भी मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा। क्योंकि ये जो शॉर्ट लिस्टेड करने का कैंडिडेट्स का जो तरीका है इस वैकेंसीज के अंदर, वो ही आप लोगों की समस्या बनती है आगे जाके। अब शॉर्ट लिस्टेड करने का जो तरीका है वो कैसे समस्या बनती है, आप लोगों के मन में विचार तो जरूर आ रहा होगा, पर इस वीडियो के अंदर विचार की कोई चीज लास्ट में नहीं रहने वाली है। सारी चीजों का, सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर लिया, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि मैंने डीएमएलटी कर ली। क्या कर ली? मैंने डीएमएलटी कर ली। मैंने क्या कर ली? डीएमएलटी। मैंने किसी भी कॉलेज से, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से डीएमएलटी कर ली, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अब आप लोगों को तो पता ही है कि जो डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। ये तो होता है फर्स्ट ईयर और इसके अंदर क्या होता है? सेकंड ईयर। क्या होता है? एक तो फर्स्ट ईयर होता है और इसके अंदर सेकंड ईयर होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इन डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर वो एडमिशन ले लेते हैं। अब आपको पता ही है एडमिशन कैसे मिलता है। एडमिशन केवल आपकी 12th की जो परसेंटेज होती है उसके बेस पे आपको इनके अंदर एडमिशन मिल जाता है। पर एडमिशन लेके और केवल हवा में जो डिप्लोमा, अगर आपके पास में डिप्लोमा आ गया, डिप्लोमा आप लोगों ने कैसे तैसे करके पास होके कर भी लिया, तो केवल एडमिशन करा के डिप्लोमा करने से ही आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब किनको मिलेगी? अब इस चीज का आंसर देता हूं। देखो, जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है, 2 ईयर का होता है। पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर। अब इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे मान लेते हैं कि मेरे परसेंटेज बनी, मेरे 60% बनी। कितनी मान लेते हैं? जैसे मेरे 60% बनी है। और ये मान लेते हैं कि मेरे सेकंड ईयर के अंदर कितनी परसेंटेज बनी? मान लेते हैं मेरे 70% मेरे सेकंड ईयर के अंदर बनी। मेरी फर्स्ट ईयर में कितनी बनी? 60% बनी। सेकंड ईयर में कितनी बनी? मेरी 70% बनी। अब ये तो मेरी परसेंटेज हो गई जो मैंने डिप्लोमा यानी डीएमएलटी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 60% बनाई और सेकंड ईयर के अंदर 70% बनाई। अब जो इनसे रिलेटेड जब कोई गवर्नमेंट भर्ती निकलेगी, जैसे राज्य स्वास्थ्य विभाग, इससे रिलेटेड लैब टेक्नीशियन की अभी 2023 में भर्ती निकली थी। लोगों ने क्या किया, उसके अंदर फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया, उनकी कट ऑफ निकली। अब उनकी जो कट ऑफ होती है वो कैसे बनती है, सबसे पहले ये चीज आप समझ लो। इसी कट ऑफ का ही खेल है ये। जब आप कट ऑफ समझ लोगे ना कि कट ऑफ कैसे बनती है, तो आप लोग अपने आप ही ये परसेंटेज ज्यादा बनाने लग जाओगे। इसमें क्या रूल होता है, देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो सिलेक्शन होता है, जो आपकी कट ऑफ होती है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होता है, वो कैसे होता है? वो शॉर्ट लिस्टेड होता है, एक तो आपका जो डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा है, उस डिप्लोमा के परसेंटेज के आधार पे। तो परसेंटेज कौन कौन सी ईयर की? डिप्लोमा 2 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। किसकी? फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड ईयर। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि जो आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, उस डिप्लोमा के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का औसत क्या होता है? एवरेज। उसके बाद में जो आपकी 12th की परसेंटेज है, यानी आपने जो 12वीं कक्षा के अंदर आपने पीसीबी या फिर आपने जो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 12th की है, उसके अंदर जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के एवरेज के आधार पे। तो समझ में आया? अभी निकाल के भी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि कारण क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लग पाते हैं, भले ही उन्हें डिप्लोमा कर रखा है। तो जो गवर्नमेंट भर्ती निकलती है वो भर्ती निकलती है, उसके अंदर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किस आधार पर किया जाता है? उनका सबसे पहले तो उन लोगों ने जो डिप्लोमा कर रखा है, उस डिप्लोमा के अंदर जो उनकी फर्स्ट ईयर और जो उनकी सेकंड ईयर की जो परसेंटेज है उसका औसत निकालते हैं। उसके बाद में जो आपने 12th क्लास कर रखी है, तो 12th क्लास के जो परसेंटेज है उसका औसत निकालते हैं और फिर उनको ऐड करके उनका जो 70% है, इन दोनों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया और इन दोनों का क्या निकाल लिया? इन दोनों का निकाल लिया 70%। और 70% निकालने के बाद में क्या करते हैं? आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ जारी करते हैं। अब अपन निकाल के देखते हैं। जैसे मान लिया मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर डीएमएलटी के अंदर 60% बनी, सेकंड ईयर के अंदर मेरी कितनी परसेंट बनी? 70% बनी। तो मेरी सेकंड ईयर के अंदर कितनी परसेंट बनी? 70% बनी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरा डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा की जो मेरी परसेंटेज है, हम क्या करेंगे? इसकी
औसत निकालेंगे इसका। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे कि ये 60% हो गया फर्स्ट ईयर का, ये 70% हो गया सेकंड ईयर का, प्लस इन दोनों को जोड़ दिया और ये 2 का भाग दे दिया, और 2 का भाग देने से क्या हो गया, हमारी औसत निकल जाएगी। औसत जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। तो ये कितने हो गए, 6 कम 6 6 दूनी 12, एक ये हो गए 13, तो 130/2। ये कितने हो गए, 130/2। अब इनको काट देंगे, इनको काटेंगे तो ये कितने परसेंट हो गए, ये 2 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, तो 2 6 12 और एक यहाँ पे बच गया, ये 2 पंजे 10। तो आपकी जो डिप्लोमा के अंदर परसेंटेज कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे 65% आपके यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर निकल के आ गई। तो ये तो हो गई हमारी डिप्लोमा की परसेंटेज। अब उसके बाद में हम निकालते हैं हमारी जो 12th क्लास की परसेंटेज है, जो हमारी 12th के अंदर परसेंटेज है उसको। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो 65% है इसको, और प्लस जो हमारी 12th की परसेंटेज है उसको। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी जो 12th क्लास की जो परसेंटेज है वो ऐसे मान लेता हूं कि 75% है। कितनी मान लेता हूं, 75% मान लेता हूं। तो मेरी डिप्लोमा में तो 65% बन गई, और इसमें कितनी बन गई, मेरी 12th में कितनी थी, वो 75% थी। इन दोनों को ऐड करके इनका औसत निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इन दोनों का क्या करते हैं, औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है, जैसे 2 संख्या है डिप्लोमा वाली और 12th क्लास वाली, तो 2 का भाग दे दिया। ये कितने हो गए, 65 और ये 75। अब देखो 65 और ये 75 है, 65 और 75 को जोड़ लो, 5 दूनी 10, 0 ये हो गए, ये कितने हो गए, 7 दूनी 14, 140, और इसमें दे दो 2 का भाग। 2 का भाग दे देंगे तो आपकी जो परसेंटेज निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 70% निकल के आएगी। कितनी आएगी, 70% निकल के आएगी। ये परसेंटेज कितनी आ गई, 70% आ गई। अब उसके बाद में देखो दोस्तों कि 70% ये आ गई। अब हमारे को निकालना है वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ, यानी वैकेंसी के हिसाब से हमारी परसेंटेज कितनी बनेगी वो निकालेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो वैकेंसी के अंदर जो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं उनको किस आधार पे करते हैं, सबसे पहले तो उनके जो डिप्लोमा में जो परसेंटेज बन रखी है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उनके औसत निकालो। उस औसत को 12th क्लास की परसेंटेज के आधार पे जोड़ो, उनको जोड़ लो, डिप्लोमा वाले परसेंटेज के औसत को और 12th क्लास के परसेंटेज को जोड़ के उनका औसत निकाल लो। औसत हमने निकाल लिया, 70% आ गया। अब इस 70 का भी 70% आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर जो भर्ती निकलती है, डीएमएलटी, टीआरटी, ओटी, इनसे रिलेटेड जो भर्ती निकलती है, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग आपके 100% के अंदर आपका केवल 70% ही यहाँ पे परसेंटेज जो 12th और डिप्लोमा की जोड़ते हैं। बाकी 30% ये क्या करते हैं, 30% क्या करते हैं, ये लोग रिजर्व रख देते हैं। रिजर्व किस आधार पर रख देते हैं, किनके लिए रिजर्व रखते हैं, ये 30% उन लोगों के लिए रिजर्व रखते हैं जिन लोगों के पास में एक्सपीरियंस है। किन लोगों के पास में, जिन लोगों के पास में एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस कैसे, जैसे मान लो कि मैं हूं, मैंने डिप्लोमा कर लिया किसी भी कोर्स का, मैंने कोई सा भी कोर्स कर लिया, जैसे एमएलटी, ओटी, मैंने जैसे मान लो मैंने एमएलटी कर ली, एमएलटी कर ली। अब कोई गवर्नमेंट भर्ती आ नहीं रही, मैंने क्या किया, मैंने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मैं लग गया, संविदा पे लग गया, और लगने के बाद में मैंने 1 साल तक वहां पे काम कर लिया, या ऐसे मान लो मैंने 2 साल तक कर लिया, या फिर कोई 3 साल तक कर लिया। तो इसमें क्या होता है, जो 30% आपका रिजर्व रखा होता है उसमें यही होता है कि अगर किसी ने 1 साल तक अगर काम किया है तो उसके यहाँ पे जो 10% है वो 10% ऐड हो जाएगा। किसके, जिस बंदे ने काम किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर 1 साल तक काम किया है तो उसकी 10% इंक्लूड कर दी जाएगी। किसके लिए, उसके जो एक्सपीरियंस के लिए। अगर किसी ने 2 साल तक काम किया है, कितने साल तक काम किया है, 2 साल तक, तो उसकी 20% जुड़ जाएगी। और अगर किसी ने 3 साल तक अगर काम किया है दोस्तों, तो उसकी 30% क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये 30% किसके लिए क्या कर रखा है, 30% को रिजर्व कर रखा है उन लोगों के लिए जो लोग एमएलटी करने के बाद में या कोई भी डिप्लोमा करने के बाद में सरकारी हॉस्पिटल के अंदर संविदा पे लग जाते हैं या फिर वहां पे सेवाएं देने लग जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो ये एक्सपीरियंस के लिए 30% क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो डिप्लोमा और जो 12th वाली जो औसत होते हैं परसेंटेज के, उसका 70% निकालते हैं। अब इस 70 का 70% अपन निकाल लेते हैं। देखो 70 का ये है, 70 का 70%, 70 का 70% निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 70 इंटू 70 बाई क्या करेंगे 100। अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, यानी 7 7 कितना होता है 49। तो ये जो परसेंटेज निकल के आई है, ये कितनी परसेंटेज निकल के आई है, ये निकल के आई है 49%। कितनी निकल के आई है, 49%। अगर इस व्यक्ति ने अब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर 1 साल तक संविदा पे काम किया है तो यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी, इसके अंदर 10 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 49%। कितनी हो जाएगी 49%। अगर इसी व्यक्ति ने 2 साल तक काम किया है तो 20% जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 69%। और अगर इसी व्यक्ति ने अगर 3 साल तक काम किया है तो इसमें 30% और जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 7 ये कितने होंगे 79%। तो ये आपकी जो परसेंटेज होगी 59 69 79, ये जो परसेंटेज होगी ये आपकी जो वैकेंसी के हिसाब से जो कट ऑफ होगी ये वो वाली परसेंटेज होगी।
ये अगर आप लोगों ने कर रखा है तो इसी आधार पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और अगर इस बंदे ने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर रखा तो फिर इसकी जो परसेंटेज होगी वो परसेंटेज होगी 49%। कितनी होगी? 49%। तो दोस्तों ये पूरी रामायण बताने का जो मेरा पर्पज क्या है, अब आपको पर्पज समझा दूं मैं सबसे पहले तो, कि इतनी जो मैंने गीता भगवत गीता मैंने आपको पढ़ के सुनाई, ये रामायण मैंने आपको पढ़ के सुनाई, इसका मतलब क्या निकला? क्या मेरे को यही बताना था कि जो सरकारी वैकेंसी आती है उनके अंदर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कैसे होते हैं? नहीं दोस्तों, ये मेरे को नहीं बताना था कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कैसे होते हैं। ये तरीका है। अब इस चीज से क्या मतलब है कि वो गवर्नमेंट जॉब आगे लगेंगे या नहीं लगेंगे? देखो, इस चीज से बिल्कुल डायरेक्टली मतलब है। मैं बता देता हूं कैसे मतलब है। जैसे मान लो मैंने डिप्लोमा के अंदर एडमिशन ले लिया, मैंने एडमिशन ले लिया, परसेंटेज बेस पे एडमिशन मिल गया मुझे, बिल्कुल मुझे कोई एंट्रेंस तो देना नहीं पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने फर्स्ट ईयर में मजे मारे कॉलेज में, मैंने फर्स्ट ईयर में मजे मारे, मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। मैंने सोचा पास होना है तो हो जाएंगे। तो जैसे मान लो कि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर मजे मारे, और मजे मारने पे मैं कैसे तैसे करके मैंने 2-4 दिन एग्जाम से पहले मैंने पढ़ाई कर ली और मैं पास हो गया। ऐसे मान लो क्या हो गया, मैं पास हो गया। पास होने के बाद में जैसे मान लो कि मेरे बन गई 49% या 50% या 55%, इनमें से कितनी भी मैंने मान लो, जैसे मान लो मेरे बन गई 50%। फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी कितनी बन गई? 50% बन गई। मैंने सोचा सेकंड ईयर में पढ़ लेंगे। जब मैं पास होकर सेकंड ईयर में आ गया, क्या हो गया? जब मैं पास होकर सेकंड ईयर में आ गया, तो जब मैं पास होकर सेकंड ईयर में आ गया, तो सेकंड ईयर में आने के बाद में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा शुरू में से जो सेल्फ मोटिवेट ज्यादा ही हो जाता है, वो पढ़ने लग जाता है। वो सोचता है कि यार सेकंड ईयर में तो पढ़ाई नहीं की, सॉरी फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई नहीं की, अब सेकंड ईयर में तो मैं झंडे गाड़ दूंगा, 80-90% ही बना दूंगा। तो वो क्या करता है, शुरू में बहुत खतरनाक पढ़ाई करता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है फिर क्या होता है, वो थोड़ा सा स्लो पढ़ने लग जाता है, उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, फिर वो वैसा का वैसा जैसा फर्स्ट ईयर में था। फिर क्या होता है कि सेकंड ईयर भी उसकी निकल जाती है, उसमें भी वो पास हो जाता है। जैसे मान लो उसके अंदर फर्स्ट ईयर में उसके 50% बनी थी, तो सेकंड ईयर में मान लेते हैं उसकी कितने बन गई, उसकी सेकंड ईयर में 60 बन गई। कितनी बन गई? 60 बन गई। अब दोस्तों देखो, 50 बन गई, 60 बन गई, कोई अच्छी खासी परसेंटेज तो है नहीं। आपको पता है कि इन परसेंट से आपके कोई गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी नहीं, क्योंकि आप लोगों को साफ साफ पता है कि इन भर्तियों के अंदर जो सिलेक्शन मोड है वो सिलेक्शन मोड केवल 12th की परसेंटेज। अब आप लोगों को पता है कि मैंने 12th पास कर ली, तो मैं 12th तो दोबारा कर नहीं सकता, 12th पास तो मैं दोबारा कर नहीं सकता। 12th के अंदर तो जितनी बन गई उतनी बन गई, वो तो दोबारा बदली जा सकती नहीं है। पर कम से कम अगर मेरा एमएलटी में फर्स्ट ईयर में हूं या सेकंड ईयर में हूं, या मैं अब आगे एडमिशन लूंगा, या फिर मैंने अभी एडमिशन लिया है, तो मैं ये तो ध्यान रख सकता हूं ना कि मैं लगातार पढ़ाई करूं, मुझे अच्छी परसेंटेज बनानी है, क्योंकि आगे जाके जो वैकेंसी आएगी उन वैकेंसी में जो सिलेक्शन का मोड है वो इन फर्स्ट ईयर और इस सेकंड ईयर के जो परसेंटेज होंगे और जो 12th के परसेंटेज होंगे उनका औसत होगा, उनके औसत के हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो कैलकुलेट होगी। तो सीधा सीधा आपसे क्या हुआ, संबंध हुआ ना इसका, कि कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे कितना ही कर लो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। वो क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत ऐसे 40, 50, 55, 45 अगर आप परसेंटेज बना के पास भी हो जाओगे ना कैसे तैसे, तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब की जो भर्ती निकलती है उसके अंदर फॉर्म भरेंगे, तो जिनके ज्यादा परसेंटेज होंगे उनको ही तो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, उनका ही तो नंबर आएगा, उनकी तो जॉब लगेगी, आपके कम परसेंटेज वालों की थोड़ी जॉब लगेगी। तो आगे ना समझ में, यही कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर पढ़ना ही पड़ेगा, कुल मिला के आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कोई तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास में। ओनली एक ही ऑप्शन है कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर आप अगर अच्छी परसेंटेज बनाओगे, तब भी आप आगे जाके जो भर्ती निकलेगी, जो भी वैकेंसी निकलेगी, उसके अंदर फॉर्म भरोगे, तब आप वहां पे गवर्नमेंट जॉब लगोगे। वरना कम परसेंटेज होगी तो आपको शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं करेंगे, आप कट ऑफ से ही कम नंबर रह जाएंगे आपके। और आप लोगों को तो पता है कि 100% के अंदर केवल 70%, जो 70% चीजें हैं, जो 70% जो परसेंटेज है वही जुड़ता है जो डिप्लोमा और 12th वालों का। बाकी 30% तो इन्होंने क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। इन 30% को कैसे कर रखा है, जो एक साल अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सेवाएं देगा उसको 10% वहां पे एक्सपीरियंस का बोनस मिलेगा, 2 साल देगा उसको 20% एक्सपीरियंस का बोनस मिलेगा, 3 साल देगा उसको 30% बोनस मिलेगा एक्सपीरियंस का। फिर जितने भी अगर साल आपने कर रखी होगी, तो उसके अंदर जो आपकी 70% के हिसाब से जो परसेंटेज निकलेगी उसके अंदर 10%, 20%, 30% ऐड कर लेना, आपकी वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ निकल के आ जाएगी। तो यह है दोस्तों, देखो कुल मिला के पढ़ना तो पड़ेगा ही। डिप्लोमा में एडमिशन अगर आपने ले लिया है, या लेने वाले हो, या आप जूनियर हो और आपकी एग्जाम नहीं लगी, या फिर आप सीनियर हो आपकी एग्जाम नहीं लगी, आगे लगने वाली है, तो जिन लोगों की एग्जाम नहीं लगी है अभी तक, आगे लगने वाली है, तो ये वीडियो देख लेना, थोड़ा खोपड़े में जचा लेना। पढ़ना पड़ेगा तभी आगे जाके वैकेंसी में नंबर आएगा, वरना नंबर नहीं आएगा। जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं वो भी सुन लो, 23-24 बैच वाले, उनको भी पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे हमें एडमिशन मत ले लेना कि मजे कर लेंगे, कॉलेज है अपनी तो क्या करेंगे, मजे करेंगे, वहां पे जाके जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। बीएससी नहीं कर रहे हो आप, मेडिकल कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो, इसके अंदर आपकी इंटर्नशिप भी होगी, वहां पे हॉस्पिटलों में आपको काम करने के लिए भेजा जाएगा, आपके वहां पे वाइवा होंगे, आपके प्रैक्टिकल होंगे, आपकी रेगुलर क्लासेस लगेगी, सब कुछ इसके अंदर होता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही।
तो ये बात मेरे को बतानी थी दोस्तों, जो मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों इसी हिसाब से आप है ना, अगर किसी ने डिग्री कर रखी है, जैसे मान लो मैंने डीएमएलटी कर रखी है, अगर आप में से किसी बंदे ने बीएमएलटी जो बैचलर डिग्री होती है वो आपने अगर कर रखी है, तो आप कैसे निकालोगे वो भी बता दूं। देखो वो कैसे निकालोगे, अपन ने इसमें कैसे निकाला कि अगर आपने डिग्री कर रखी है, क्या कर रखी है, अगर आपने बीएमएलटी, ये होती है बैचलर डिग्री, ये बैचलर डिग्री होती है 3 साल की होती है। कितने साल की होती है? 3 साल की होती है। तो इसमें क्या होता है, 3 साल की जो फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज है उनको, सेकंड ईयर के जो परसेंटेज है उनको, थर्ड ईयर के जो परसेंटेज है उनको उनको जोड़ लेना, और उनको जोड़ के क्या करना, जैसे मान लो मैंने इनको जोड़ लिया, परसेंटेज आई मेरी अक्स, अब अक्स का मुझे औसत निकालना है, तो भाग दे देना 3 का, क्योंकि अपन ने 3 ईयर की परसेंटेज जोड़ी है। वो निकालेंगे तो जो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में अक्स आ जाएगा। अक्स परसेंट क्या आ जाएगी, अक्स परसेंट आ जाएगी बीएमएलटी की, अपनी जो कट ऑफ है बीएमएलटी के हिसाब से अपनी क्या आ जाएगी, औसत आ जाएगी। उसके बाद में आपके जो 12th की परसेंटेज है, जो 12th के परसेंटेज है वो जोड़ लेना। 12th के परसेंटेज आप जोड़ लोगे, अब आपका जो डिग्री वाला कितना रखा है, अक्स आ रखा है, और जैसे मान लेते हैं कि आपके 12th के अंदर कितनी परसेंटेज है, वो इसके अंदर अपन मान लेते हैं कि 12th के अंदर मैंने मेरे 12th परसेंटेज है, ऐसे मान लेते हैं 12th परसेंटेज है। इन दोनों को जोड़ लेना, इन दोनों को जोड़ के इनका भी औसत निकाल लेना, ये औसत निकाल लो, या चलो इनका अपन ने औसत निकाल लिया, तो औसत निकाल लिया तो ये कितना आ गया, 2x प्लस एक्स कितना हो गया, तो ये 3x हो गया, ये बटा 2 आ गया, ये निकाल लेना। इसके बाद में निकालने के बाद में इसका क्या करना, इसका 70% निकाल देना। क्या कर देना, इसका 70% निकाल देना, क्योंकि इसके 70% के हिसाब से आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए आगे वैकेंसी के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन लोग आगे जाके जॉब लगेंगे और कौन लोग नहीं लगेंगे। इस वीडियो का मोटो यही था कि मैं आपके कानों में ये चीज घुसाना चाहता था कि केवल डिप्लोमा करके बैठने से नहीं होता कि मैं डिप्लोमा कर लिया, मैंने हवा में मैं कैसे जैसे धक्के मुक्के खा के मैं पास हो गया, अब पास होने के बाद में मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत मानना आप लोग कि आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। हाँ लगोगे, अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मेहनत की है, अच्छे परसेंटेज बनाए, अगर आपने सेकंड ईयर में भी मेहनत की है, अच्छे परसेंटेज बनाए, फिर आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो मार्क्स है वो जुड़ेंगे, उनका औसत निकलेगा, औसत को 12th के परसेंटेज के साथ में जोड़ेंगे, उनका औसत निकालेंगे, फिर उसका 70% निकालेंगे, और फिर अगर आपने अच्छे परसेंटेज से डिप्लोमा कर लिया तो आगे जाके आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 साल 2 साल 6 महीने 1.5 साल आप सेवा भी दे देना, संविदा पे लग जाना। संविदा पे लग जाओगे तो वो फायदा भी आपको मिल जाएगा, फिर आपको गवर्नमेंट जॉब लगने से किसी का पिताजी भी नहीं रोक पाएगा। तो आ गई बात समझ में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, अब आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो काम की बात है ये बात आप सुन लेना कान खोल के। देखो दोस्तों, आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो, वीडियो को आप लाइक भी नहीं करते हैं, नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आप क्या करते हो, आप वीडियो देख लेते हो, कट कट करके बीच में से स्किप करके वीडियो देख लेते हो, समझ में आता नहीं है, उससे पहले कमेंट करने आ जाते हो आप। तो कमेंट वही लोग करना जो वीडियो पूरा देख लिया और उसके बाद में उसका रियल में कोई डाउट है, ऐसे हवा में कमेंट करने मत जाना, क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने ये जानकारी दी है और इस बंदे ने वीडियो पूरा ही नहीं देखा और पहले से मेरे को कमेंट कर दिया, तो मैं उस चीज का जवाब नहीं दूंगा आपको, फिर आप मेरी गलती मत मानना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगाओगे, अपने फ्रेंड्स के पास में भेजोगे, अपनी फैमिली सर्कल के पास में भेजोगे, जिसको भी जो लोग पैरामेडिकल है उसके पास में भेजोगे, तभी मैं रोज वीडियो बना पाऊंगा, वरना मैं रोज वीडियो नहीं बना पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं खुद भी स्टडी करता हूं, अभी मैं भी सेल्फ स्टडी करता हूं, मेरी भी कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्जाम है, मैं भी इन्हीं कोर्सों में से एक कोर्स कर रहा हूं, तब मुझे इतना ज्ञान है, मुझे पता है इन चीजों के बारे में। तो जितना मुझे पता है, जितना मुझे ज्ञान है, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट किया करो भाइयों, क्योंकि आपको तो एक लाइक करना होता है और आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, इसमें आपका ही भला, आपका ही फायदा है कि वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, और आपके एक लाइक से हमारे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार हम लोगों को सपोर्ट करें, तो हम लोग इनके लिए और अच्छा करें और इन लोगों के लिए बेस्ट करें। आप लाइक भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो फिर क्या हमारा मन नहीं करता ऐसे वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट कुछ आरपीएमसी से जो अपडेट आ रही है वो आपको अपडेट दे। तो ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट करो भाई को, पूरा से पूरा सपोर्ट करो, मैं आपको मेरी तरफ से 100% आप लोगों के लिए सपोर्ट रहेगा। और दोस्तों मेरे पास में बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मेरे से नंबर मांगते हैं कि सर आप अपने नंबर दे दो, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, वो बात करना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों को नंबर दिए, मैंने 10-10 मिनट 20-20 मिनट आधा आधा 1-1 घंटे तक मैंने उनके जो डाउट है मैंने क्लियर भी किया, मैंने फोन पे बात करके। वरना यार इतना कौन सोचता है, इतना कौन आपसे फोन पे बात करेगा, कौन आपके डाउट को क्लियर करेगा, मुझे क्या है, जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे तो वीडियो बना के डालना है, मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों ये अपनी सोच बिल्कुल नहीं है कि मुझे वीडियो डालना है, आप देख लोगे मेरा काम हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि जो वीडियो मैंने डाला है उसका कोई सेंस निकले। अब जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा तो इसका सेंस निकलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि डीएमएलटी करने से ही नहीं होता कि डीएमएलटी में धक्के मुक्के खा के पास करके आ गया, डीएमएलटी डिप्लोमा लेके आ गया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब कोई भर्ती आएगी तो मैं गवर्नमेंट जॉब, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, डीआरटी में रेडियोग्राफर कुछ भी बन जाऊंगा। ऐसे नहीं बनोगे, जब इनके अंदर मेहनत की होगी तभी बनोगे। तो दोस्तों अपना मोटो यही है कि जो चीज आपको बताऊं आपको पूरी समझ में आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, इंस्टाग्राम भाई साहब खाली पड़ा है, उधर मैसेज करो, धड़ाधड़ फुल मैं रिस्पॉन्स दूंगा। पर मुझे लगेगा कि हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज नहीं बताई गलती से, ये मेरे से छूट गई, और तभी ये बंदा मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहा है, मेरे से पूछ रहा है, तभी मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात,
जो सबसे मेन बात है, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं रोज वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी तो फिर ऐसे सोचूंगा ना कि लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, मैं रोज वीडियो बना रहा हूं, टाइम खराब कर रहा हूं, फिर भी ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर मैं मेरा टाइम क्यों खराब करूंगा? इससे अच्छा मैं मेरी पढ़ाई करूंगा, मैं मेरे और कुछ काम है वो करूंगा। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बस यही तो करने के लिए बोलता हूं। कौन से आपसे पैसे मांग रहा हूं मैं उधार, जो आपको वापस नहीं दूंगा। तो दोस्तों सपोर्ट किया करो, मेरा भी पूरा सपोर्ट है। कुछ भी क्यूरी हो, कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी आप लोगों के दिमाग में इतना सा भी डाउट हो ना, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लेना या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को यही विराम देंगे और मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।